Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika. Very good morning to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है और यूजी सेमेस्टर 1 के कोर्स का जो पेपर 1 है उसके अंतर्गत पिछले क्लास में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। वो था पावर। तो उसके कुछ भाग बचे रह गए थे, उसको आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज हम लोग चर्चा करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर, मतलब शक्ति के विविध रूप या विविध स्वरूप या उसके प्रकार, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो जनरली शक्ति को सामान्यतः जो है 3 रूपों में व्यक्त किया जाता है। पहला आर्थिक, दूसरा राजनीतिक और तीसरा वैचारिक। अब इन्हीं तीनों के अंतर्गत हम समझने का यह प्रयास करेंगे कि शक्ति के विविध जो रूप हैं वो किस तरह से आर्थिक, राजनीतिक और वैचारिक रूप में अपने आप को प्रदर्शित करती है। तो आर्थिक शक्ति, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आर्थिक शक्ति की। तो आधुनिक युग में आर्थिक शक्ति तथा राजनीतिक शक्ति को पूर्णतः अलग नहीं किया जा सकता। एक और पूंजीवादी देश है जहां पूंजीवादी वर्ग अपने हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक शक्ति पर परोक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं और इस प्रकार इन देशों की नीति निर्धारण और पदों के वितरण पर आर्थिक शक्ति का प्रभाव स्थापित रहता है। दूसरी ओर साम्यवादी देशों में राजनीतिक एवं आर्थिक दोनों प्रकार की शक्तियां कुछ लोगों के हाथों में केंद्रीकृत हो जाती हैं और जो लोग राजनीतिक निर्णय लेने की शक्ति रखते हैं उन्हीं के हाथों में संपूर्ण आर्थिक शक्ति निहित हो जाती है। और अनुभव ने यह सिद्ध किया है कि सामान्यतः सभी साम्यवादी देशों में तानाशाही शासन स्थापित है और उन देशों में जहां थोड़े बहुत से पूंजीपतियों को देश का संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर स्थापित करने का अवसर मिल जाता है और वहां न केवल राजनीतिक शक्ति पर अपना परोक्ष रूप से प्रभाव स्थापित कर लेते हैं बल्कि वे अपने हित साधन के लिए भी राजनीतिक शक्ति का निरंकुश रूप में प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि समाज में जितना अधिक राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण हो जाएगा उतना ही अधिक निरंकुश और तानाशाही शासन स्थापित होती है। आर्थिक शक्ति के प्रभाव को अन्य प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। हम देख सकते हैं जिन देशों में उत्पादन के साधन कुछ थोड़े से लोगों के हाथों में केंद्रित होती है और अधिकांश जनता गरीब और दरिद्र होती है, वहां सामान्यतः निरंकुश शासन की स्थापना की अधिक संभावना होती है। और इसका कारण यह है कि ऐसे देश की सरकार यदि गरीबों की सहायता करना चाहे और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहेगी तो इसे पूंजीपतियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाने पड़ेंगे और उनकी संपत्ति को छीनकर गरीबों में वितरित कर देना पड़ेगा। दूसरी ओर यदि सरकार पूंजीपतियों के हितों की सुरक्षा करेगी तो उन्हें गरीबों के विरोध को समाप्त करने के लिए भी कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। दोनों ही परिस्थितियों में सरकार का स्वरूप जो है वो निरंकुश रहेगा। और इस संदर्भ में रॉबर्ट ए डहल कहते हैं कि जिन देशों में अधिकांश जनसंख्या दरिद्र होती है वहाँ की सरकार को बल प्रयोग करने का अधिक अवसर प्राप्त होता है और दूसरी ओर जिन देशों में साधारण जनता खुशहाल और सुखी होती है वहीं लोकतंत्र की सफलता की अधिक संभावनाएं होती हैं। और एस.एम. लिपसेट ने यूरोप और दक्षिण अमेरिका के अनेक देशों का तुलनात्मक अध्ययन करके डहल के इस कथन की पुष्टि करते हुए अपना मत व्यक्त किया है कि जिन देशों की अधिकांश जनसंख्या गरीब है वहां तानाशाही शासन की स्थापना की अधिक संभावनाएं बनती हैं या होती हैं। शक्ति का समर्थन करने वाले लेखकों में बहुत सारे लेखक हैं। उन्होंने आर्थिक तत्वों को बहुत अधिक महत्व दिया है और वे मानते हैं कि आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करती है और किंतु वे नहीं मानते कि आर्थिक शक्ति ही राजनीतिक शक्ति का रूप ले लेती है। और इस तरह के बहुत सारे ऐसे विचारक हैं जिनका यह कहना है, मानना है।
तो ये था आपका आर्थिक शक्ति के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे राजनीतिक शक्ति के बारे में कि राजनीतिक शक्ति क्या है। तो राजनीतिक शक्ति से आशय उस शक्ति से है जिसके द्वारा शासकीय निर्णय लिए जाते हैं, उन्हें लागू किया जाता है तथा उन निर्णयों का उल्लंघन करने वाले को दंड दिए जाने की व्यवस्था की जाती है। इन कार्यों के लिए राजनीतिक शक्ति नागरिकों को प्रभावित करती है और उन्हें राजनीतिक शक्ति के निर्णयों के अनुसार व्यवहार करने के लिए अभ्यस्त करती है। यद्यपि उपर्युक्त कार्य समाज में विद्यमान विभिन्न समुदायों द्वारा संपन्न होते रहते हैं, किंतु राज्य इन समुदायों में सर्वाधिक सुसंगठित होने के कारण अपने निर्णय को अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करवा सकता है। दल और दल समूह आदि संगठन को प्रभावित करते हैं। राज्य का स्वरूप अनेक प्रकार का हो सकता है, जैसे भारत में लोकतंत्र, जहां जनता 5 वर्षों के लिए शासन चुनती है, सरकार चुनती है। रूस जैसे देश के समान साम्यवादी शासन व्यवस्था, जहां साम्यवादी दल का अधिनायक वाद स्थापित हो जाता है। पाकिस्तान जैसे देश जहां सैनिक शासन की स्थापना की बात की जाती है आदि। राज्य के विभिन्न स्वरूप होते हुए भी जहाँ तक राजनीतिक शक्ति के उपयोग का प्रश्न है, सभी शासकों में कुछ विशिष्ट वर्ग के हाथों ही कुछ जो विशिष्ट वर्ग होते हैं वही लोग जो हैं शक्ति का प्रयोग करते हैं, और इसमें प्रशासनिक अधिकारी, कानून निर्माता, पुलिस, सेना, न्यायालय, राजनीतिज्ञ, राजनीतिक दल और दबाव समूह आदि शामिल होते हैं। अब प्रश्न ये है कि राजनीतिक शक्ति का उपयोग कौन करता है और या वह किसके हाथों में केंद्रित होती है। तो इस प्रश्न के संबंध में वैचारिक आधार के दृष्टिकोण पर अनेक दृष्टिकोण जो हैं सामने आते हैं। उसमें 3 महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। एक तो सामान्य दृष्टिकोण, दूसरा साम्यवादी दृष्टिकोण और तीसरा विशिष्ट वर्गीय दृष्टिकोण। तो हम लोग इसको समझेंगे कि सामान्यवादी दृष्टिकोण क्या है पॉलिटिकल पावर के अंतर्गत। तो राजनीतिक शक्ति कहाँ स्थित है, इस संबंध में सामान्य धारणा यह है कि शक्ति का अंतिम स्रोत जो होती है वो जनता होती है। लोकतांत्रिक देशों में जनता चुनाव के माध्यम से शासकों का निर्वाचन करती है। वे शासक जनता के सेवक के रूप में जनादेशों का पालन करते हैं और इन शासकों की योग्यता की जांच करके ही जनता पुनः उन्हें शासक निर्वाचित करती है और वे जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। साम्यवादी देशों में साम्यवादी दल पूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करता है और उससे पूंजीपति वर्ग को हिंसक क्रांति के माध्यम से नष्ट कर डालता है और वह शेष बचे हुए समाज संपूर्ण समाज का संगठित लघु रूप है। अतः इसके द्वारा राजनीतिक शक्ति का उपयोग वास्तव में संपूर्ण जनता के द्वारा ही राजनीतिक शक्ति का उपयोग किया जाता है। दूसरा विचार है साम्यवादी दृष्टिकोण, कम्युनिस्ट व्यू। तो साम्यवादियों का यह विचार है कि राजनीतिक शक्ति का उपयोग वे लोग करते हैं जिनके हाथों में उत्पादन के साधन होते हैं। जिस वर्ग के हाथ में उत्पादन के साधन होते हैं वह अपनी आर्थिक शक्ति के बल पर शासन पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं और राजनीतिक शक्ति का इस प्रकार उपयोग करते हैं कि उनके अपने हितों की पूर्ति होती रहे। साम्यवादियों का मत है कि शासन का स्वरूप कैसा भी क्यों न हो और शासन पर प्रत्यक्षतः चाहे कोई भी लोग आरूढ़ क्यों न हो, वास्तव में शासन पूंजीपति वर्ग के हाथों में ही होता है, जो कि सदैव पूंजीपतियों के हितों की ही पूर्ति करता है। साम्यवादी विचारकों के अनुसार पूंजीवादियों के इस शोषण के विरुद्ध मजदूर और किसान हिंसक क्रांति करता है और पूंजीपतियों को नष्ट कर डालता है और उत्पादन के साधनों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। इस प्रकार साम्यवाद की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो जाता है और मजदूर वर्ग राजनीतिक शक्ति का ही उपयोग करते हैं। इसके बाद आता है हमारा इसी के अंतर्गत पॉलिटिकल व्यू के अंतर्गत ही पावर के अंतर्गत ही विशिष्ट वर्गीय अवधारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ एलाइट क्लासेस। तो शक्ति के समर्थकों ने इस संबंध में एक भिन्न दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है जो विशिष्ट वर्ग की अवधारणा के नाम से प्रसिद्ध है। इस अवधारणा के समर्थकों में
वी पैरेटो, जी मोस्का के नाम प्रमुख हैं और उनका कहना है कि शासन का बाहरी रूप चाहे जैसा भी हो, अर्थात जैसे भारत में लोकतंत्रवादी, रूस में साम्यवादी, पाकिस्तान में सैनिकवादी और कुछ दिनों तक नेपाल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था आदि राजनीतिक शक्ति का उपभोग सदैव ही कुछ विशिष्ट वर्गों के हाथों में या कुछ विशिष्ट वर्ग ही करते हैं, जिनमें मुख्यतः प्रशासनिक अधिकारी, सैनिक अधिकारी, राजनीतिक नेता, पूंजीपति, कुलीन परिवार और धर्माधिकारी आदि सम्मिलित होते हैं। और इस प्रकार शक्तिवादियों के अनुसार राजनीतिक शक्ति सदैव विशिष्ट वर्ग के समूह में ही स्थित होती है और पैरेटो ने इसे सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग कहकर पुकारा है और मोस्का ने इसे राजनीतिक वर्ग कहकर संबोधित किया है। शक्ति समर्थकों के इस दृष्टिकोण को संक्षेप में हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि किसी भी समाज में कभी भी राजनीतिक शक्ति जनता में निहित नहीं होती और ना ही कोई शासक वर्ग में होता है। वास्तव में राजनीतिक शक्ति विशिष्ट वर्गों में विभाजित होती है, जिसमें मुख्यतः सैनिक विशिष्ट वर्ग, प्रशासनिक विशिष्ट वर्ग, जन नेता विशिष्ट वर्ग, धर्माधिकारी विशिष्ट वर्ग, कुलीन परिवार विशिष्ट वर्ग आदि सम्मिलित होते हैं। तो ये था आपका विशिष्ट वर्गीय अवधारणा। तो हमने शक्ति के दो रूपों की चर्चा की। पहला जो स्वरूप था आर्थिक और दूसरा जो था राजनीतिक। राजनीतिक के अंतर्गत फिर हमने तीन उसके जो सब टॉपिक्स थे उसको देखा, सामान्य, साम्यवादी और विशिष्ट वर्गीय धारणा को समझा। अब आते हैं हम तीसरे स्वरूप पर, जिसको हम लोग कहते हैं वैचारिक शक्ति, आइडियोलॉजिकल पावर। तो ये क्या है? वैचारिक शक्ति से आशय उस शक्ति से है जिसके माध्यम से शासक जनता को अपने पक्ष का बनाकर उस पर अपने शासन को अस्थायी बनाने का प्रयास करता है। और यह मान्यता प्रत्येक युग में रही है कि हिंसा के बल प्रयोग के माध्यम से जनता पर अस्थायी शासन स्थापित नहीं किया जा सकता। अतः प्रत्येक युग में शासकों ने अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार जनता के विचारों को इस प्रकार बदलने का प्रयास किया कि उसके शासन को वैचारिक समर्थन प्राप्त हो सके। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन शासकों ने हिंसा के बल का प्रयोग के माध्यम से शासन करने का प्रयास किया है उनको जन समर्थन प्राप्त नहीं हुआ है और वे अस्थायी नहीं रह पाए हैं। इसी प्रकार वैचारिक शक्ति का राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है और यह सत्य है कि इस वैचारिक युग में विचारों की शक्ति ने अत्यधिक महत्व प्राप्त कर लिया है। वैचारिक शक्ति की जो पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है वो ये है कि वैचारिक शक्ति का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि व्यक्ति की शासन करने की अभिलाषा। विभिन्न कालों में शासकों की सत्ता को वैधानिक आधार प्रदान करने के लिए जनता में शासकों के प्रति निष्ठा का भाव जागृत करने के लिए आवश्यकता अनुसार विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। प्राचीन काल में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, अर्थात ईश्वर ने राजा को पृथ्वी पर शासन करने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा है और सभी लोगों को उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति राजा के आज्ञा का उल्लंघन करता है वह ईश्वर के आदेश का उल्लंघन करता है। और शताब्दियों तक संसार के सभी भागों में राजा ने इसी दैवीय सिद्धांत के सहारे शासन किया और इस विचार ने जनता में राजा के विरोध की भावना को समाप्त कर दिया। वह कभी जनता जो है राजा का विरोध नहीं करती थी, क्योंकि अगर कुछ गलती भी होता था तब भी नहीं करती थी। 17वीं शताब्दी में जब बौद्धिक क्रांति हुई, धार्मिक पुनर्जागरण हुआ और व्यक्ति तर्क पर आधारित ज्ञान को स्वीकार करने लगा, तो दैवीय सिद्धांत में आस्था समाप्त हो चली और यह विचार प्रतिपादित हुआ कि राजा ईश्वरीकृत नहीं बल्कि व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे बनाया है। और इसी समय सामाजिक समझौते सिद्धांत तथा सामान्य इच्छा, जनरल बिल के सिद्धांत, हॉब्स, लॉक, रूसो का सिद्धांत सामने आया और 18वीं शताब्दी में राज्य को एक उपयोगी संस्था माना जाने लगा और 19वीं शताब्दी में लोकतंत्रीय विचारों
का प्रतिपादन हुआ। शासक और शासित का भेद समाप्त हो गया और जनता को शासन का स्वामी माना जाने लगा और जन अधिकारों को मान्यता प्रदान हुई। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय जैसे विचारों का प्रतिपादन हुआ और इस प्रकार लोकप्रिय शासकों को वैचारिक आधार प्रदान प्राप्त हुई। और 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र के साथ साथ फासिस्टवादी और साम्यवादी विचारधाराओं का भी विकास हुआ और फासिस्ट विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व जर्मनी और इटली और नाजीवाद और फासीवाद ने किया। और फासिस्ट उग्र विचारधारा में विश्वास रखता है। फासिस्टवाद जो है उग्र राजनीतिक विचारधारा में विश्वास रखता है, जिसका अपना व्यक्तित्व होता है। वह मानता है कि उसका अपना व्यक्तित्व होता है और व्यक्ति को राजा के हित के लिए उपयोग किया जा सकता है। फासिस्ट विचारकों के अनुसार शासन करने की योग्यता थोड़े से लोगों के हाथों में होती है। सामान्य जनता शासन करने के योग्य नहीं रहती। और जर्मनी में हिटलर ने और इटली में मुसोलिनी ने उग्र राष्ट्रवाद का नारा लगाकर अपने देश के लोगों के मन मस्तिष्क पर अधिकार कर लिया था और निरंकुश शक्ति प्राप्त कर ली थी। वर्तमान शताब्दी में की दूसरी विचारधारा साम्यवादी विचारधारा है। इससे भी राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण कुछ हाथों में केंद्रित हो गया है। गरीब, मजदूर और किसानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए उनके हितों के संरक्षण के नाम पर, पूंजीवाद को नष्ट करने के नाम पर साम्यवादी दल के शीर्षस्थ विशिष्ट वर्ग के नेताओं के हाथों में संपूर्ण शक्ति केंद्रित हो गई है। आज हम देखते हैं कि साम्यवादी विचारधारा का सर्वत्र प्रसार हो रहा है और इसका कारण यह है कि साम्यवाद गरीबों, भूखों और नंगों को जीवन की नई आशाएं प्रदान करता है। उपर्युक्त जो भी हमने डिस्कशन किया उससे स्पष्ट है कि सभी कालों में शासकों का यह प्रयास रहता है कि उनकी सत्ता को वैधानिकता तथा व्यापक जन समर्थन प्राप्त हो। उसके लिए समय समय पर विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है और आधुनिक युग के प्रचार के साधन शासकों को इसी प्रकार का व्यापक जन समर्थन जुटाने का कार्य करते हैं। उसके बाद वैचारिक शक्ति समर्थकों के लेखकों के अनुसार क्या है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो वैचारिक शक्ति आधुनिक युग की तत्कालीन अत्यधिक महत्वपूर्ण अवधारणा है। चाहे विभिन्न उदारवादी विचारधारा के देशों में स्थापित लोकतंत्र हो अथवा साम्यवादी देशों में स्थापित साम्यवादी शासन हो, सभी वैचारिक शक्ति के महत्व को स्वीकार करते हैं और शक्ति समर्थक विचारकों ने भी वैचारिक शक्ति के महत्व को समझा है और उन्होंने इस बात का समर्थन किया है कि बल के प्रयोग के स्थान पर लोगों के विचारों को बदलने की आवश्यकता है। बल प्रयोग के माध्यम से जनता को अधिक समय तक नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता, जबकि जनता को अपने विचारों का बनाकर शासन अधिक आसानी से किया जा सकता है और अपना समर्थक बनाया जा सकता है। और लासवेल ने कहा है कि शासक हिंसा के बल पर शासन करते हैं, किंतु यह अत्यंत कठिन और महंगा कार्य है। इसके स्थान पे यदि वे जनता के विचारों को बदलकर अपने पक्ष का बना लें तो शासन का कार्य अत्यंत सरल और सुगम हो जाएगा। चार्ल्स ई मैरियम ने भी इसी बात को अलग शब्दों में व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि वास्तविक शक्ति भौतिक साधनों में ना होकर विचारों में होती है। उनका कहना है कि भौतिक साधन जैसे बंदूकों, जहाज़ों, दुर्गों, टैंकों आदि का अपना महत्व है, किंतु वे वास्तविक शक्ति के निवास स्थल नहीं हैं। वास्तविक शक्ति जनता की भावनाओं में निहित होती है और वर्तमान शताब्दी वैचारिक क्रांति की शताब्दी है। अतः इसमें विभिन्न विचारों के प्रचार और प्रसार को अत्यधिक महत्व मिलता है और लोकतांत्रिक देशों में समाचार पत्र, रेडियो, टीवी आदि साधनों का इस दृष्टि से सभी पक्ष उपयोग करते हैं। वैचारिक शक्ति साम्यवादियों के अनुसार क्या है? तो मार्क्स ने कहा है कि प्रत्येक युग में शासक वर्ग की विचारधारा सर्वोत्तम विचारधारा मानी जाती है। यह अल्पसंख्यक शासक वर्ग अपने हितों की रक्षा के लिए जनहित का दिखावा करते हैं।
इसी कारण साम्यवादियों का मत है कि वर्तमान का शासक वर्ग पूंजीपति वर्ग है, जो हिंसा के स्थान पर वैचारिक प्रभाव डालकर अस्थायी शासन स्थापित करना चाहता है। वह श्रमिकों के मस्तिष्क पर नियंत्रित करके उसका शोषण करना चाहता है और इसके लिए वह आधुनिकतम प्रचार के साधनों का प्रयोग करता है। और यह सत्य है कि पूंजीवादी समाज में पूंजीपति वर्ग एक ओर शासन को प्रभावित करता है और दूसरी ओर प्रचार के साधनों के माध्यम से अपने निजी हितों को जनहित के रूप में प्रस्तुत करता है। किंतु दूसरी ओर यह भी उतना ही सत्य है कि साम्यवादी देशों में अल्पसंख्यक साम्यवादी विशिष्ट वर्ग प्रचार के इन्हीं साधनों का उपयोग सामान्य जनता के मस्तिष्क को नियंत्रित करने के लिए करता है। और इतना ही नहीं, साम्यवादी देशों में शासक वर्ग न केवल अन्य विचारधाराओं को पनपने की सभी संभावनाओं को समाप्त कर देता है, बल्कि साम्यवादी दल के अंदर पनप रहे अन्य पक्षों को भी वह सहन नहीं कर पाते और केवल शासक वर्ग के दृष्टि को ही फलने फूलने देने के अवसर देते हैं। अतः साम्यवादी जगत एक ओर वैचारिक शक्ति का विरोध करता है तो दूसरी तरफ वह स्वयं ही इसका उपयोग भी करता है। तो ये थे शक्ति के विविध रूप, जो हमने देखा कि शक्ति जो है अपने विविध रूपों में उसको हमने अध्ययन किया। जो शक्ति है बेसिकली 3 फॉर्म्स में उसके स्वरूप होते हैं, आर्थिक, राजनीतिक और वैचारिक। और सबसे महत्वपूर्ण जो आजकल वर्तमान में है वो है वैचारिक शक्ति, क्योंकि आज बल प्रयोग के द्वारा हम किसी को नहीं बदल सकते या शासन बहुत दिन तक स्थापित नहीं रख सकते, लेकिन अगर हम विचारों को परिवर्तित कर दें तो हमारी सरकार या हमारा शासन बहुत दिनों तक अस्थायी रह सकता है और इस तरह से शक्ति का प्रयोग हम बहुत दिनों तक कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग इसमें देखना है वो है हमारा शक्ति की आलोचना। तो विभिन्न आधारों पर शक्ति की आलोचना की गई है। जैसे कहा गया है कि शक्ति साध्य नहीं है बल्कि साधन है। दूसरा कहा गया है कि राजनीतिक मूल्यात्मक है जबकि शक्ति मूल्य विहीन अवधारणा है। तीसरी जो आलोचना की गई है कि शक्ति का संबंध संपत्ति के मालिकों से है, विशिष्ट वर्गों से नहीं। और इस तरह से इसकी जो है आलोचना की गई है। और हम इस तरह से हम देख सकते हैं कि शक्ति जो है राजनीति शास्त्र के, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक केंद्रीय विषय के रूप में हम इसका अध्ययन करते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने प्रश्न ज़रूर वहाँ रखें। जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, ताकि इस कोविड-19 पैंडमिक के सिचुएशन में भी सभी बच्चे पढ़ सकें, सभी लोग पढ़ सकें और इस क्लासेस का लाभ उठा सकें। इसी के साथ हम लोग आज का क्लास समाप्त करते हैं और बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।